हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई कक्षा 10वीं हिंदी ए यानी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो यह समझने के लिए है कि प्रश्न पत्र को सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अक्सर छात्र मेहनत करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा कक्ष में जाकर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रश्न पत्र की स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी साफ नहीं होती। आज मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि हिंदी का बोर्ड परीक्षा कैसे अटेम्प्ट करना है और समय का सही प्रबंधन कैसे करना है ताकि कोई प्रश्न ना छूटे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा से जुड़ा कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। मैं आपका फिरोज सर और आज हम सीबीएसई हिंदी ए के वास्तविक प्रश्न पत्र और सिलेबस ब्लूप्रिंट को सामने रखकर बात करेंगे और समझेंगे कि पूरा पेपर किन किन भागों में बटा होता है। ध्यान रखिए, पेपर को समझना है और उसे सही तरीके से मैनेज करना है। परीक्षा की पहली जीत यही होती है। तो आइए सबसे पहले सीबीएसई हिंदी ए के पूरे सिलेबस और ओरिजिनल प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट पे। तो देखिए, हिंदी ए का ब्लूप्रिंट क्लियर है कि 4 पार्ट हैं, 4 खंड हैं आपके प्रश्न पत्र के। क अपठित बोध 14 अंक हैं, ख व्यवहारिक व्याकरण 16 अंक है, खंड ग पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक 30 अंक, ये सबसे बड़ा पार्ट है, और लास्ट है घ रचनात्मक लेखन। यहाँ से आपके 20 अंक के प्रश्न आते हैं। टोटल 80 अंक का आपका क्वेश्चन रहेगा। 3 घंटे आप सभी को पता है, प्री बोर्ड में देख चुके हैं आप। और जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो हिंदी अ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का जो निर्देश होता है वो मैंने लगाया है। ये पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है और इसमें टोटल 15 प्रश्न होते हैं। यही 15 प्रश्न आपके आएंगे। फॉर्मेट यही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्लियर कट लिखा रहता है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा और ये निर्देश का पालन करना है। आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं ओरिजिनल पार्ट पे कि क्वेश्चन कहाँ से रहेगा। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यानी कि पार्ट 1 अपठित बोध में पहला आता है गद्यांश और दूसरा आता है काव्यांश। अभी मैं इसको जस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन से दिखाऊंगा। तो अपठित गद्यांश आपके 7 अंक के होंगे। इसमें 3 अंक का एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है और 2 अंक का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है। उसी तरह अपठित काव्यांश भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। 3 एमसीक्यू आएगा और 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। देखिए बच्चों, टॉपर यहीं डिसाइड होता है। अगर आपने यहाँ 14 में 14 ले आया तो फिर 80 में 80 आने के पूरे चांसेस आपके रहेंगे। अमूमन मैंने देखा है बोर्ड कॉपी जब मैं चेक करता हूँ सीबीएसई की तो बहुत अच्छी कॉपी होती है, लेकिन 1 या 2 नंबर एमसीक्यू में अगर शुरुआत में ही कट गया तो फिर 80 में 80 नहीं आना है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है। आपको जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा पेपर शुरू होने से पहले, उसमें आप अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसके मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाता हूँ पिछले साल का कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। अभी जो आप स्क्रीन पे प्रश्न पत्र देख रहे हैं ये पिछले साल पूछा गया प्रश्न पत्र है, सेट 3 है। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैंने आपके लिए दिया हुआ है। तो मैंने कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट बता ही दिया कि 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। टोटल क्वेश्चन 15 रहेंगे और इसके अलावा जो शुरुआत हमने करना था क्वेश्चन 1 अपठित गद्यांश से। तो देखिए, इस तरह का आपको अपठित बोध दिया जाता है और टोटल 7 अंक के होते हैं। खंड क में अपठित बोध शुरू होता है, पहला अपठित गद्यांश। देखिए, इस तरह का आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल पूछा गया। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। जो आपको गद्यांश दिया गया है, मेरी मानिए कम से कम 2 बार पढ़िए। 1 बार पढ़िए, नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए। 2 बार जब पढ़ते हैं आप इसको तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इनके प्रश्नों को पढ़िए। तो प्रश्न पे जाएंगे तो गद्यांश पढ़ के 3 प्रश्न आपको एमसीक्यू आधारित रहेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन 1, 2 और 3 ये 3 एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, ये कथन और कारण जो है एक सही है 2 गलत है, इसको भी बहुत ध्यान से लगाना है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और गद्यांश आपने 2 बार पढ़ लिया तो इसको बहुत आराम से कर लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 2 अंक के रहते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ये आपको लिखना होता है। अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन 4 में देखिए लास्ट में किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, अगर इस तरह से पूछा जा रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2 बिंदु लिखने हैं। बच्चे अब 1 पॉइंट लिख दिया, आंसर बढ़ गया। तो टीचर आपको 2 पॉइंट जब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपने आंसर में 1 ही पॉइंट लिखा तो स्वाभाविक सी है कि आपका 1 नंबर कट जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश मतलब ऐसी कविता जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, टीचर ने आपके लिए बनाया है। तो इसको क्या करना है, इसको भी 2 बार पढ़िए। अब देखिए, अपठित काव्यांश में बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है,
देखिए 100% कविता की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। तो जितने जो भी पढ़ेंगे, चाहे एक कविता, चलो दो, बहुत मैं कह रहा हूँ टैलेंटेड विद्वान को ले आइए, एक कविता दोनों को बोलिए पढ़ने और बोलिए इसकी अर्थ बताओ, दोनों अलग अलग अर्थ बताएगा, सेम तो नहीं बताएगा। तो आप इसको माइंड में बिठाइए कि सबको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप इसको 1 से 2 बार पढ़िए। 60 से 70%, 100% समझ में नहीं आया, 70% आया, 60% आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप उसके प्रश्न पे जाएंगे। 3 MCQ क्वेश्चन दिए रहेंगे जिस तरह क्वेश्चन 1 में दिया था, और 3 MCQ क्वेश्चन के बाद आपको जो है 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा 2-2 अंक का, ठीक है। अब जैसे लास्ट चौथा क्वेश्चन काव्यांश का मूल भाव लिखे, तो कविता में आपको जो भी समझ आए अपने शब्दों में लिख दीजिए। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, काव्यांश वाले क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन है, चौथा और 5वां, इसको अपने शब्दों में लिखना। बच्चों आप कविता मत उतारिए, ये एग्जामिनर को इरिटेट करता है। आप कविता मत उतारिए, मैंने क्या कहा, 100% आपको समझ नहीं आया, 50% आया, ठीक है, उस 50% को अपने शब्दों में लिख दीजिए, कविता नहीं उतारनी है। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। खंड ख यानी कि व्यवहारिक व्याकरण, देखिए ये पार्ट जो है 16 अंक का है। अभी पिछले साल से पहले तक ये था कि चारों पार्ट MCQ के रूप में आते थे और बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाता था, लेकिन अब पिछले साल से ये हो गया है कि ये चारों के चारों पार्ट आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर आपको देना होता है। 4-4 अंक के टोटल 4 पार्ट हैं, कुल अंक 16 है। पहला पार्ट है रचना के आधार पर वाक्यभेद, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 बनाने होंगे। उसी तरह वाच्य में 4 बनाने हैं, पद परिचय और अलंकार, सब में 4-4 क्वेश्चन बनाने हैं। 5-5 क्वेश्चन सभी में दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा एक्स्ट्रा कि छोड़ दो आप। देखिए इसमें सिंपल है, रचना के आधार पर वाक्यभेद आपको सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 ही भाग है। वाच्य के भी 3 है, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। पद परिचय में आपको पद परिचय यानी कि उस शब्द का क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से क्या क्या है, जैसे मान लो राम, तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस तरह से। और अलंकार, अलंकार देखिए बच्चों क्या करते हैं, 10th बोर्ड में गलती यही करते हैं। अलंकार आपको 10th के सिलेबस में क्या है, 5 अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। लेकिन बच्चे जब क्वेश्चन का मैं आंसर चेक करता हूँ बोर्ड में, तो बच्चे अनुप्रास लिखे रहते हैं, यमक लिखे रहते हैं। देखिए अनुप्रास, यमक और श्लेष जो है ये 9th के सिलेबस में था, अभी नहीं है आपके सिलेबस में। तो जब व्यवहारिक व्याकरण के क्वेश्चन में जब ये आएगा तो इन्हीं 5 में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा पहचानने के लिए, अलंकार पहचानने के लिए। चलिए मैं इसके ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाता हूँ। व्यवहारिक व्याकरण के सारे क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन CBSE में आ रहे हैं, CBSE पूछ रहा है। खंड का जो है व्यवहारिक व्याकरण, मैंने आपको बता दिया किस तरह का पैटर्न होता है। अब इसके ओरिजिनल क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आता है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, व्यवहारिक व्याकरण क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 4 प्रश्न, 5 में से किन्हीं 4 का क्या, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। एक तो रूपांतरण वाला क्वेश्चन आता है, रूपांतरण। दूसरा है सरल वाक्य में बदलिए, है ना। तीसरा है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का नाम लिखिए, और चौथा है आश्रित उपवाक्य। देखिए इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वाच्य करके सर्च कीजिएगा, वाक्य भेद करके सर्च कीजिएगा। मैंने टोटल 20-25 MCQ के बेस पे अलग वीडियो बना रखा है और कंसेप्ट का भी अलग वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से देख लीजिए। 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो वाक्य भेद वाला क्वेश्चन आता है, एक आता है रूपांतरण, और एक क्वेश्चन कन्फर्म रूप से आश्रित उपवाक्य से आता है। तो आश्रित उपवाक्य 3 ही है, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके 4 पार्ट और बनाने वाला हूं, जिसमें एक एक करके सारे पार्ट के स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिक्स है वाच्य के लिए। वाच्य जो है उसमें से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं कि वाच्य आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोशिश कीजिए कि 4 ही लिखिए। अब बच्चे क्या करते हैं, 5 लिख देते हैं। तो देखिए CBSE का रूल सिंपल है कि पहले 4 को चेक किया जाता है, 5वें को चेक नहीं किया जाता है। तो अगर 4 आपको जो लगता है सही है, आप उसी को लिखिए। इसके क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं कि कर्तृवाच्य में बदलिए और वाच्य भेद पहचानना है, कर्मवाच्य में बदलिए, वाच्य भेद पहचानना है। देखिए सिंपल है, या तो वाच्य भेद आपको पहचानना होगा, कर्तृभेद 3 ही है, कर्तरी, कर्म और भाव, या फिर बदलना होगा कि कर्तरी से भाव में बदलो। इस तरह से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पद परिचय के लिए है।
पद परिचय का मैंने भी सेपरेट वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। पद परिचय का देखिए, पद परिचय मतलब क्या कि कोई शब्द है वाक्य में प्रयुक्त है, अब उस शब्द को व्याकरण दृष्टि से हम क्या क्या उसको बता सकते हैं, यही है। तो पद परिचय से मान लो सामने, अपनी, और, ग्रंथ और वे। अब इस तरह से आपके प्रश्न है, ये पिछले साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो जो अंडरलाइन है क्वेश्चन है कि रेखांकित जो है उसके पद परिचय बताने हैं। अब मान लो इस तरह से कोई भी आ गया, जैसे मान लो इसको ऐसे समझिए, मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अगर मान ले राम आम खाता है तो राम अंडरलाइन है। अब राम के बारे में आपको बताएं तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए और क्या है, समुच्चय बोधक है, और समुच्चय बोधक योजक है ना, समुच्चय बोधक है, बस इतना लिखना है। और व्याकरण का अंतिम जो पार्ट है वो है अलंकार। अलंकार आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 में से 4 आपको पहचानना होता है। देखिए याद करके नहीं आना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अलंकार किधर होगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं पिछले 3 साल से क्वेश्चन देख रहा हूँ, पिछले 3 साल जो पैटर्न बदला है, आपको सिर्फ अलंकार पहचानने के लिए आता है। तो जैसे उस काल मारे क्रोध के तने कांपने लगे, मानो हवा, मानो है, मैंने अलंकार से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो बना रखा है, तो वो काफ़ी फेमस भी हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मानो है तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सारे अलंकार देखिए, सब में सिर्फ आपको पहचानने के लिए सिर्फ एक आया है कि अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण आप कैसा भी दे सकते हैं कि मेरे पैर पटकते ही जमीन धंस गया, इसमें अतिशयोक्ति है, सिंपल है। तो इस प्रकार व्याकरण में टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसको इसी तरह से करना है जो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मैं सेपरेट पार्ट बनाऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे हल करना है और इसके आंसर भी बताऊंगा साथ के साथ। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है 30 अंक का, और ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं टॉपर डिसाइडिंग फैक्टर यहीं से आता है। आपको क्षितिज और कृतिका, इनके जो निर्धारित पार्ट हैं उनको पढ़ के आने हैं और उसके आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पहला और दूसरा अपठित गद्यांश काव्यांश था, उसके बाद 4 व्याकरण के थे। क्वेश्चन नंबर 7 में पठित गद्यांश आता है, यानी कि आपके पढ़े हुए किसी पाठ, कहानी वाले पार्ट से, गद्य वाले पार्ट से 5 MCQ क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत आसान करना होता है, तो यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा वो आएगा आपका 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 3 2-2 अंक के क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जिस प्रकार गद्य का क्वेश्चन नंबर 7 MCQ बेस्ड था, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगा, आपका एक कविता का पाठ का अंश दिया रहेगा, काव्यांश दिया रहेगा, और उसके आधार पे 5 प्रश्न MCQ बेस्ड बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें भी सेम है कि आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, और 4 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, इसका भी 2-2 अंक का प्रश्न रहता है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, और अमूमन ये देखो क्वेश्चन 4-4 नंबर के 2 आंसर लिखने होते हैं, 3 क्वेश्चन दिया रहता है। ये सप्लीमेंट्री जो हमारा है कृतिका भाग 2, यानी कि पूरक पाठ्य पुस्तक से हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन के उत्तर आपको लिखने होते हैं। इसमें शब्द का थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, 2 लाइन लिख दिया। अब 4 अंक का प्रश्न है, 2 लाइन लिख रहे हैं, कहाँ से आपको टीचर 4 नंबर देगा। जिसमें 50 से 60 शब्द लिखा है, तो 50 से 60 शब्द क्या मतलब, कम से कम आधा पेज आप जरूर लिखिए, कम से कम 7 लाइन 8 लाइन आंसर तो जरूर लिखिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि देखिए अभी जो पिछले साल के कुछ प्रश्न पत्र मैंने देखे हैं उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो जरूर जो आपने थोड़ा बहुत कहानी पढ़ के आ गए, गद्य पाठ को पढ़ के आ गए, पाठ्य पुस्तक से, पूरक पाठ्य पुस्तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके आधार जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और फिर आपको मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से उसके आंसर को फ्रेम करना है। क्वेश्चन नंबर 7, खंड ग, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से आपके प्रश्न आते हैं। पठित काव्यांश, यानी आपके पढ़े हुए कविता में से थोड़ा सा उसका अंश आएगा, और उसके बेस पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला पाठ है ये, और उसके बेस पे आपको 5 MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं। अमूमन ये आसान होता है, अगर आप थोड़ा सा चैप्टर पढ़े हैं तो स्वाभाविक है कि आप इसके आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसके आधार पे आपको जो है 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 4 में से कोई 3 प्रश्न करना होता है और इसकी वर्ड लिमिट 25 से 30 शब्द की होती है। तो 25 से 30 शब्द का मतलब है कि आप अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 से 3 लाइन लिखें। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि आधा पेज 10 लाइन, 2 अंक के प्रश्न में आप 10 लाइन क्यों लिख रहे हैं? ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर आते हैं। इसका खामियाजा ये होगा, आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में क्या करेंगे कि आपका टाइम बर्बाद होगा और लास्ट वाला पार्ट जो खंड घ है रचनात्मक लेखन, वहाँ आपको समय ही नहीं मिलेगा। अमूमन बच्चों की शिकायत होती है सर समय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने बिला वजह प्रश्नों को हल करने में टाइम लगा दिया। अब 3 लाइन लिखना था, 10 लाइन लिख रहे हैं, तो कहाँ से समय बचेगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पठित गद्यांश, यानी आपके पढ़े हुए पाठ से क्वेश्चन आता है और उसके बेस पे छोटा सा एक पैराग्राफ दे देगा। जैसे काशी संस्कृति के पाठशाला, देखिए नौबत खाने में इबादत पाठ से लिया गया है और इसके बेस पे सेम आपके 5 MCQ क्वेश्चन रहते हैं। पैराग्राफ को पढ़िए और इसमें क्या करना है कि जो आपका पढ़ा हुआ है टेक्स्ट, उसके आधार पे आंसर देना है। सिर्फ पैराग्राफ में इसके आंसर नहीं छिपे होते, आपके टेक्स्ट बुक को पढ़ के आना है। इसके आधार पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में दीजिए। 4 प्रश्न रहते हैं, 4 प्रश्न में से आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होता है। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होता है तो आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के आएंगे तो लिख लेंगे। इसमें भी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 2 नंबर का प्रश्न है तो 3 लाइन 4 लाइन, उससे ज़्यादा मत लिखिए। अगर आप 2 नंबर के प्रश्न को 10 लाइन लिख रहे हैं तो आप अपने जो है पेपर के साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपको टाइम नहीं मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, इस बात को थोड़ा सा समझिए। अगर 2 अंक का प्रश्न है तो 3 से 4 लाइन बहुत हो गए, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका कृतिका भाग 2, कृतिका के पाठ के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी भी वर्ड लिमिट है 50 से 60 शब्द। इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं। 3 क्वेश्चन में कोई 2 प्रश्न ही करने हैं। आई रिपीट कि 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्द में लिखने होते हैं। और इसमें देखिए जो मैं 2-3 साल से पैटर्न देख रहा हूँ, इसमें ये क्या आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। मतलब आप टेक्स्ट बुक पढ़ के आगे आप सोचते होंगे सर बहुत टेक्स्ट बुक तो बहुत लंबा है, उसके चैप्टर 16-16, 18-18 पेज के एक चैप्टर है। आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, रीडिंग करके भी आ जाइएगा और उसके बेस पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कि गैंगटॉक के वर्तमान सुंदर स्वरूप में वहाँ के निवासियों का क्या योगदान है, साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर लिखिए। तो आप कहीं कोई भी स्थान हो, वहाँ के निवासी का क्या योगदान हो सकता है, आप इसको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। सबसे लास्ट पार्ट जो है हमारा खंड घ रचनात्मक लेखन। अब इसमें क्या होता है कि आपको पूरी तरीके से आपने जो पढ़ा उसका निचोड़ है, ये आपको खुद से लिखना है। टेक्स्ट बुक का इसमें कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहला प्रश्न आता है अनुच्छेद लेखन, ये 6 अंक का होता है। और देखिए इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं प्रायः देखता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में जब कॉपियाँ चेक करता हूँ तो 3 जो क्वेश्चन दिए गए अनुच्छेद लेखन के तीनों आपने लिख रखा है, या एक अनुच्छेद लिखा है तो उसको 3 पेज में लिख रखा है। देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं आता है। अगर आपको वर्ड लिमिट क्लियर कट दिया रहता है कि 120 शब्द है, मतलब कि आपको 1 पेज लिखना है और उसके भी सब पॉइंट्स बने होते हैं, 4 सब पॉइंट्स दिए रहेंगे तो उसको 4 पैराग्राफ में बना के लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र लेखन। पत्र लेखन में भी आपको 2 ऑप्शन आएगा, औपचारिक का एक क्वेश्चन रहता है और एक अनौपचारिक का। आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगता है, सहूलियत होती है, आप वो कोई एक क्वेश्चन एक पत्र लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ववृत्त लेखन और इसके अथवा में रहेगा ईमेल लेखन। देखिए स्ववृत्त लेखन का थोड़ा मैंने जो देखा है फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, तो मेरी सलाह है कि आप ईमेल लेखन कीजिए। लेकिन आपको लगता है स्ववृत्त सर लीजिए तो स्ववृत्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ईमेल लेखन भी पत्र की तरह होता है, बस ये कि ऊपर में थोड़ा पत्र के जगह ईमेल लेखन के फॉर्मेट को प्रारूप को फॉलो करना होता है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करने हैं। और सबसे लास्ट प्रश्न जो आता है विज्ञापन लेखन आएगा या फिर आपको जो है संदेश लेखन आएगा। ये 4 अंक का होगा। विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में विज्ञापन लेखन देखिए सीधा है कि आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग इसको देख सके, क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि भैया किस बारे में है ना। तो ये टोटल 20 अंक का रचनात्मक लेखन है। इसको संयम के साथ करना है और मेरी माने तो इसके लिए कम से कम आप 40 से 45 मिनट जरूर दीजिए, ठीक है।
ठीक है। बिल्कुल लास्ट के 15 या 20 मिनट में ये 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, आप नहीं लिख पाएंगे। तो कम से कम इसको 45 मिनट पहले शुरू करें ताकि आपके समय ख़त्म होने से पहले पहले ये चारों पार्ट लिख सकें। खंड का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का, खंड का रचनात्मक लेखन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो आता है वो आता है, देखिए उल्टा कर रखा है क्योंकि सेट अलग अलग है इसलिए आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का एक जो है वो है विज्ञापन लेखन और दूसरा क्वेश्चन है बधाई देते हुए संदेश लेखन। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक का आंसर आपको लिखना होता है। ये सिर्फ 4 अंक के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद लेखन है, ये 120 शब्द में। तो 120 शब्द का मतलब ये नहीं कि आप 2 पेज 3 पेज लिख रहे हैं। 6 अंक का है तो 6 अंक के लिए आपका 1 पेज सफिशिएंट होता है। इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद लेखन में आपके 3 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न में से कोई एक ही करना है। जैसे मान लो यहाँ जलवायु परिवर्तन गहराता संकट है, उसी तरह नारी सशक्तिकरण है। और संकेत बिंदु क्या होता है? संकेत बिंदु ये होता है कि आपको जो टॉपिक दिया गया उसमें ये हेल्प करता है। तो जैसे जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण और समस्या एवं समाधान। तो इसको अगर 120 शब्द में लिखने हैं तो 40 से 50 शब्द का एक पैराग्राफ बना दीजिए जो तीनों संकेत बिंदु है। 50-50 शब्द में तीनों संकेत बिंदु को लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है 6 नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पत्र लेखन। मैंने बता दिया था आपको एक औपचारिक और एक अनौपचारिक 2 तरह के पत्र आते हैं, दोनों में से कोई एक ही करना है। पत्र लेखन के फॉर्मेट को जरूर फॉलो कीजिए। देखिए फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। शब्द अशुद्धि अगर मान लीजिए कुछ वर्ड्स आपके गलत हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप फॉर्मेट गलत करके आएंगे तो फॉर्मेट के नंबर बहुत ज़्यादा कटने वाले हैं। तो फॉर्मेट को थोड़ा फॉलो करना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो है एक स्ववृत्त लेखन है या इसका ऑप्शन में दिया है ईमेल लेखन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। आपको मैंने ब्लूप्रिंट में बता दिया था कि ईमेल लेखन ज़्यादा सुविधाजनक होता है। फॉर्मेट अगर पढ़ के आते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मेट अगर पढ़ लिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बेटे कि आप कई बार कहते हैं सर नंबर कट जाता है, नंबर कट जाता है। नंबर देखिए कट जाता है तो उसका एक सीधा सा रीज़न है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में। एक तो वर्ड लिमिटेशन, अगर 2 अंक का प्रश्न है तो 2 अंक का प्रश्न है तो आप 2 अंक के प्रश्न के लिए अगर आप आधा पेज लिख रहे हैं तो स्वाभाविक है, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर तो नहीं आएंगे, लेकिन जब ज़्यादा लिखिएगा तो आपके वर्ड मिस्टेक होंगे, टीचर उसको गोला लगाएगा, गोला लगाया यानी नंबर कटेगा। ठीक। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि थोड़े बहुत शब्द की प्रैक्टिस करके जाइए, आंसर को थोड़े बहुत लिख के जाइए। ये नहीं कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप वहाँ जाके कहिए कि मैं तो लिख ही लूँगा। थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करते रहिए कि क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से लिखना है। वर्ड मिस्टेक अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जब 3 पार्ट को आप 4 पार्ट को फॉलो करेंगे तो 4 पार्ट में पहले पार्ट को कम से कम 40 से 45 मिनट देना है और लास्ट वाले पार्ट को भी 40 से 45 मिनट देना है। ये 2 पार्ट में आपको ठीक ठाक टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, और लास्ट के जो 4 पार्ट, लास्ट खंड घ में जो 4 क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन, वो भी ठीक ठाक समय लेता है आपका। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। और इससे जो आपका 10th बोर्ड है इससे रिलेटेड मैंने लगभग सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक मैंने दिए हुए, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं आंतरिक मूल्यांकन पे। ये आपका स्कूल देगा। सामयिक आकलन, बहुविध, पोर्टफोलियो और सर्वनवाचनीय 5-5 अंक के 4 पार्ट हैं और 20 अंक दिए जाते हैं। अमूमन स्कूल किसी बच्चे का नुकसान नहीं करता है और आपने समय से स्कूल गए हैं और आपने प्रोजेक्ट वगैरह जमा किया है तो कम से कम 18, 19, 20 तो दे ही देते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी, तो हम लोग जैसे बोर्ड कॉपी चेक किया जाता है तो उसमें ये मान के चला जाता है कि अगर मान लो कोई बहुत कमज़ोर बच्चा है तो हम ये मान के चलते हैं कि 18 नंबर तो इंटरनल में दिया होगा, तो 15 नंबर हम राइटिंग में दे देते हैं, जिसकी वजह से 33 पे बच्चे पास हो जाते हैं। तो इसमें आप अगर प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो उसको ज़रूर बनाइए, अटेंडेंस अपनी सही रखनी है और थोड़ा टीचर से व्यवहार सही करके रखिए। इसके अलावा मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ पार्ट के बिल्कुल ही प्रश्न हटा दिए गए हैं। तो ये पार्ट आपके अब जो न्यू प्रिंटेड बुक है उसमें तो ये पार्ट है ही नहीं। अगर किसी के पास पुराने बुक से पढ़ रहे हैं बच्चे तो इन पार्ट्स को देख लीजिए जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। इन पार्ट को पढ़ना नहीं है, इनसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएंगे। CBSE इन पार्ट को बिल्कुल हटा चुकी है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। खामखा पढ़ के आइएगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके समय की बर्बादी है। तो इन पार्ट को देख लीजिए, इन पार्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने CBSE कक्षा 10वीं हिंदी A के प्रश्न पत्र का पूरा स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट समझा। ध्यान रखिए, अच्छी तैयारी के साथ अगर सही स्ट्रेटजी जुड़ जाए तो परीक्षा कभी मुश्किल नहीं लगती। आज का यह वीडियो सिर्फ शुरुआत था।
अगले वीडियो में हम प्रश्न 1 और प्रश्न 2 यानी अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश को एक्चुअल क्वेश्चन पेपर के साथ स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करना सीखेंगे, ताकि इस सेक्शन में एक भी नंबर ना छूटे। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें बोर्ड परीक्षा को लेकर कन्फ्यूजन या डर है। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो से CBSE हिंदी ए की पेपर वाइज स्ट्रेटजी पूरी तरह प्रैक्टिकल तरीके से शुरू होने वाली है। तैयार रहिए, क्योंकि सही स्ट्रेटजी के साथ 80 में 80 लाना भी पूरी तरह पॉसिबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।